रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हम गाहे बगाहे अपने इस प्लेटफॉर्म से शहर अज़ीज़ की मुनफरिद शख्सियात को आप लोगों के सामने पेश करने की सादत हासिल करते हैं, और उसके साथ ही हम उनके कारहाय नुमाया को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से एक शख्स जो है वो शख्सियत बन जाता है, इस पहलू पर भी हम अपने नाज़रीन की तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश करवाते हैं। और बहुत हद तक हम अपने इस मिशन में कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं कि हम आने वाली नस्ल को हमारे इस्लाफ से, हमारे कुछ नौजवान जो कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं उनसे मिलवाने की कोशिश करते हैं, उनके तरीक़ाकार को बताने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, आइए मैं आज आप लोगों को जिस शख्सियत से मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ वो शख्सियत शहर अज़ीज़ की एक मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। और सिन्फ़ शायरी में आप जो है कमाल के उरूज तक जो है वो पहुंच चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मालेगांव, न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र, बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क के कई स्टेट से आप जो है अपनी तख्लीक़ात को और अपने अशार को और अपनी गज़लों को जो है वो आवाम नास तक पहुँचा कर दाद वसूल कर चुके हैं। मेरी मुराद है मोहतरम मज़ाहिर जाफ़री साहब से। शहर अज़ीज़ मालेगांव का ये नौजवान शायर आज मुल्क के बड़े बड़े स्टेज तक पहुंचकर और स्टेज से अपने वालिदैन का और अपने शहर का नाम रोशन कर रहा है। आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर मज़ाहिर जाफ़री साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ सर आपका। आप अपना कीमती वक्त जो है यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारा जो अपना चैनल है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, ये तालीमी और इल्मी सतह पर एक छोटी सी अदना सी कोशिश करता है कि तलबा व तालबात को कुछ रहनुमाई इस चैनल के ज़रिए से मिल सके। और हम ऐसी ही मुख्तलिफ़ शख्सियात को जो है अपने इस प्लेटफॉर्म से पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारी सादत देखिए कि आप जैसी शख्सियत भी आज हमारे रूबरू हाजिर आई, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर आई। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन से रूबरू हो जाएं और आप बताएं कि आपका एक जो नाम है और आपका जो काम है वो किस तरह से आपने अपनी मेहनत से जो है अपना नाम बनाया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपका मुकम्मल नाम क्या है और आपकी जाए पैदाइश क्या है, और साथ ही साथ आप किस कारोबार से मुंसलिक हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपके इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनने जा रहा हूँ मैं, और इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे दोस्त फरनूद का, और आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। और मैं मज़ाहिर हुसैन जाफ़री मेरा पूरा नाम है, और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं पेशे से। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसी फील्ड में, और साथ ही में शायरी की तरफ भी मुतवज्जह हुआ था कुछ 3 या 4 साल पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सारी कोशिशें और काविशों के ज़रिए एक मकाम तक अल्लाह ने पहुँचाया है, जिसमें कि सिर्फ शायरी कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे साथ मेरे जो हमरा, मेरे हमनवा जो हैं उनकी रहनुमाई भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर मज़ाहिर जाफ़री की ज़बान से हमारे कानों तक पहुँची कि मैं तो सिर्फ एक शायर की हैसियत से इन्हें जो है आप लोगों के रूबरू कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आपने बतलाया कि आप एक काउंसलर भी हैं और ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते हैं जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं या कुछ गलत इक़दामात ना उनसे उठ जाएं, ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी तरह से आप काउंसलिंग करते हैं। ये आपकी शख्सियत का एक ख़ासा है। मैं चाहूँगा कि आप इसी पर जो है हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आप जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप काउंसलिंग के इस शोबे में किस तरह से। क्वालिफ़िकेशन BA काउंसलर है, BA साइकोलॉजी की थी मैंने,
और उसके पहले 2 साल मैंने डिप्लोमा किया था आफ्टर 12 काउंसलिंग साइकोलॉजी में। और 2015 से मैं पास आउट होकर ग्रेजुएट होकर मैं फिर इस शोबे में इंटर्नशिप कर रहा था। और इंटर्नशिप करते करते एक मेरे ताल्लुकात के जो शख्स थे उन्होंने बताया कि एक कनेक्टिंग एनजीओ से उन्होंने मुझे जोड़ा। अच्छा। और कनेक्टिंग एनजीओ जो सुसाइड सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए इमोशनल सपोर्ट का काम करता है। माशाअल्लाह। उसके साथ मैं तकरीबन 2 साल तक काम किया हूँ। उनके साथ में वॉलंटियरशिप की और अच्छे पैमाने पे हम लोग ने काम किया था। वहाँ पे बहुत कुछ सीखा भी और ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट किया, अपनी ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जे किया और यही सब करता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बतलाई। मौजूदा वक्त में डिप्रेशन का शिकार, एहसास कमतरी का शिकार जो अफराद या जो अशखास हो जाते हैं, उनकी रहनुमाई या उनकी सरपरस्ती या उनकी रहबरी करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ाहिर जाफ़री साहब जो हैं, इसी में आपकी क्वालिफ़िकेशन भी हुई है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और एक तरह से बेहतरीन एनजीओ के ज़रिए से आप जो है लोगों की रहनुमाई और ऐसे मायूस अफराद की रहनुमाई कर रहे हैं जो कि वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है और एक खिदमत खल्क़ का एक ज़बरदस्त काम है जो कि आप अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। मैं चाहूँगा कि आप इस एनजीओ के ताल्लुक से मज़ीद हमारे नाज़रीन को बतलाएं। ये एनजीओ पुणे में कैंप में सेटल्ड है और काफ़ी वर्षों से ये एनजीओ काम कर रहा है। सुसाइड के लिए अवेयरनेस का काम कर रहा है, लोगों तक मालूमात पहुंचा रहा है और इनकी हॉटलाइन भी चलती है। जो कोई इस बीमारी का शिकार हुए हैं, जो जिनके जहन भटक चुके हैं, जो जीना नहीं चाह रहे, उनको वो मुतवज्जे करता है, उनको ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी वर्षों से ये काम चल रहा है। ससून हॉस्पिटल हम लोग जाते थे पहले इंटर्नशिप के वक्त और वहाँ पे जो बर्न्स वार्ड होते थे, फिर जो किसी ज़रिए से जो आत्महत्या सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, खुदकुशी कर रहे होते, तो उनको हम लोग मोटिवेट करते थे उस वक्त। और एनजीओ का काम यही था कि जितना हो सके नौजवानों तक जो ज़रूरतमंद है, जो इस बीमारी का शिकार हुए, उनको अपनी तरफ खींच के उनके जो जहन में बसा हुआ है उसको हटा। बहुत ही बेहतरीन बात बतलाई। एक तरह से ये काम जो है ये मौजूदा वक्त की ज़रूरत है और आप उसे बहुत बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आप इस शोबे में किस तरह से किसी को देखकर इंस्पायर हुआ, फिर किसी ने आपको गाइड किया, किसी ने रहनुमाई की आपकी, या किस तरह से आप जो है इस शोबे में दाखिल हुए? नहीं, रहनुमाई तो मेरे एक ऐसे शख्स ने की है जो जान नहीं रखता। असल में मैं भी चाहता था, मेडिकल फील्ड के बहुत ज़्यादा क्लोज था, मैं देखता था डॉक्टरों को, इनको, तो मैं चाहता था कि उसी फील्ड में जाऊं और कोशिश करूं। लेकिन जैसे 12th के एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट आए, उसके बाद और नीट वगैरह होता था, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे ही एक दिन अखबार पढ़ रहा था मैं, मराठी का अखबार होता था हमारे शहर में। वो पढ़ते पढ़ते एक न्यू पेज मैंने देखा, उसके अंदर एक एडवर्टाइज़ कर रहे थे डिप्लोमा कॉलेज की। IICP से मैंने डिप्लोमा किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, अच्छा, जो कि पुणे में बसा हुआ है। और तो मैंने वहाँ से उनका नंबर लेके उनसे रब्ता किया, वहाँ जाके विज़िट की और मुझे अचानक से मेरा दिल हुआ कि मैं इसी कोर्स को हासिल करूँ। और वहाँ से 2 साल फिर मैंने वहाँ उसमें डिप्लोमा किया और साथ ही में फिर डिग्री भी कर रहा था और बैचलर इन काउंसलिंग साइकोलॉजी फिर उसके साथ किया मैंने। और तब मेरे भाई होते थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में इसके साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल करें, क्या किसी ना किसी एनजीओ से, किसी ना किसी साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट से जुड़े और वहाँ पे इंटर्नशिप करना स्टार्ट करें ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात बतलाई हमारे नाजरीन के लिए। हमारे जो बिलखुसूस तलबा और तालबात हैं, एक फ़ोन कॉल जो है वो आप करके अपने आप से जो है अगर आप मालूमात हासिल करते हैं तो यकीनन आप ज़िंदगी के कई मोड़ आप जो है वो सर कर सकते हैं, कई मोड़ आप पार कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ आप पहुँच सकते हैं। शर्त ये है कि आप सही जगह पर अपना राब्ता बढ़ाएं और राब्ता करें। जैसा कि जाफरी साहब ने अभी यहाँ पर बतलाया कि एक फ़ोन कॉल करके आपने कॉलेज से मालूमात हासिल की, वहाँ जाकर विज़िट की और वहाँ से जो आपको गाइडेंस मिला, जो रहनुमाई मिली, तो आज आप एक माहिर काउंसलर की हैसियत से जो है शहर में जाने जाते हैं। और न सिर्फ मालेगांव शहर में बल्कि आप मुंबई और पूना में अपना काम जो है वो बड़ी तेज़ी से और बहुत ही
फ़ाल तर्ज पर जो है वो अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही एक तरह से हमारे नाजरीन के लिए एक नई राह है कि हम किस तरह से समाज और माशरे के हित में जो है मुस्बित साबित हो सकते हैं, उनफीस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात बतलाई। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि तालिबे इल्मी के ज़माने में आपका कोई यादगार वाक़या या कोई ऐसा मुश्किलात ये आती थी कि करना किस तरफ काम है, मतलब क्या काम में हम लोग स्पेशलाइजेशन करें ताकि हम कुछ और निखर के आए और कुछ और करें। तो उस वक्त मैं ये देख रहा था कि साइकोलॉजी में बहुत सारी फील्ड हैं और मीन्स इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है, फिर बहुत सारे उसमें तरह तरह की फील्ड हैं। और मैंने ये देखा कि इसमें सबसे अहम काम किसका है। फिर अपने एक दोस्त थे मेरे जो भाई भी है, उनसे मैंने गुफ्तगू की इस मसले पर। तो उन्होंने बताया कि आज जो डॉक्टर भी हैं उन्होंने बताया कि आज हर तरफ काउंसलर्स की ज़रूरत है। आप काउंसलिंग को अपना स्पेशलाइजेशन कीजिए और इसके ज़रिए से आप चाहे जिस तरह का पेशेंट हो आप उसको काउंसिल कर सकते हो। तो उसी चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा कोई पेशेंट जो आपकी काउंसलिंग से जो है अपनी एहसास से कमतरी से वो बाहर आया या अपने मर्ज़ से वो शिफायाब हुआ या एक जो भी उसका जो एक असर हुआ उसको आपकी काउंसलिंग का, तो ऐसा कोई जो यादगार वाक़या हो वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं एक वाक़या मुझे याद है, इंदौर का एक पेशेंट था और उस वक्त एक ग्रुप चलता था फेसबुक पर काउंसलिंग का। अच्छा। उस ग्रुप से मैं भी जुड़ा हुआ था और उन्होंने रात के वक्त कुछ 11 बजे के वक्त एक पोस्ट की थी उस ग्रुप में कि मुझे मरना है, इस तरह की एक पोस्ट थी। और मैंने उनसे उस पर कमेंट किया कि मरने से पहले एक बार आप मुझसे बात कर लें, क्या बात, तो इंशाल्लाह कुछ रास्ता निकल जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से मुझे मैसेज किया, फिर बात हुई, एक सेशन फिक्स हुआ हमारा। और उसके बाद जब मैंने उनको काउंसलिंग की, एक ही सेशन के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुतासिर होकर उन्होंने वो ख़याल को छोड़ दिया। और आज उस वक्त तो जो पेशेंट था 10th में था और उसके बाद उन्होंने 11th-12th के लिए साइकोलॉजी ही चुना। क्या बात, इतने मुतासिर हुए, साइकोलॉजी ही चुना और 12th के बाद वो सिंगापुर चली गई साइकोलॉजी में स्टडी करने। वाह। इसके अलावा आपकी तालिबे इल्मी में या फिर आपके बतौर बाअमल होने में आपको कोई एजाज़, कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड या कोई और सताइश या हौसला अफजाई की कोई बात जो आपके साथ हुई हो वो भी हमारे नाज़रीन। शायरी की जब से मैं शायरी से जुड़ा हूँ और शायरी करने लगा हूँ, उसके बाद 2-3 जगह मुझे एजाज़ात से नवाजा गया। एक जहाँ मैं रहता हूँ मंचर शहर, वहाँ से ही नवाजा गया। और एक मुंबई का एक प्लेटफॉर्म है वननेस्ट, उन्होंने भी मुझे एजाज़ से नवाजा था कि मैं, और वो इसलिए नवाजा था कि मैंने 2020 में एक मुशायरा करवाया था जो अपनी खुद की कम्युनिटी मैंने बनाई थी मुशायरे के लिए। अच्छा। और मेरा ये ख्वाहिश थी कि जो मुझ जैसे नौजवान जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्टेज मिले, उनको प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने एहसासात को वहाँ जाकर ज़ाहिर कर सकें। और मैंने देखा कि ये कमी है, जो असातिज़ा है, जो बड़े शायर हैं, जो नामवर है, उनके अलावा लोग किसी को चुनना पसंद नहीं करते कि अपने स्टेज पर उनको मैं बुलाऊं। तो मैंने कोशिश की थी कि कुछ नामवर शायर भी हो और कुछ ऐसे नौजवान हो जिनको पहचान नहीं मिली। क्या बात है, वाह वाह। तो उन सबको एक स्टेज पर लाने की मैंने कोशिश की थी। उस कोशिश के लिए मुझे एक एजाज़ से नवाजा गया था। बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। एक नस्ल को जो है वो दूसरी नस्ल से आप राब्ते का ज़रिया बने और एक तरह से उनको मिलाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा काम है और उसमें आपने कामयाबी भी हासिल की। यकीनन आपके हक़ में जो है वो एजाज़ जो है वो इनाम जो है वो बनता है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएँ कि आप इस काउंसलिंग के शोबे को जी और साथ में इस शायरी के शोबे को किस निगाह से देखते हैं? दोनों शोबे जो है इंसान को जोड़ने वाले, अच्छा, इंसान को मुतासिर करने वाले शोबे। शायरी भी आप देख लो, शायरी से भी काफ़ी ज़िंदगियाँ बदलती भी और बिगड़ती भी। और काउंसलिंग जो है इसमें ज़िंदगी सिर्फ संवरती है ज़्यादातर, अगर काउंसलर उस हिसाब का, मतलब उस लेवल का हो ताकि जो
पेशेंट को समझ के उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। क्या बात है। जिस तरह से आपने काउंसलिंग में एक यादगार वाक़या बतलाया, तो इसी तरह से कोई शायरी में आपने कोई बड़े मकाम तक आप पहुँचे और काफ़ी आपने मजमा लूट लिया, तो वो भी कोई यादगार वाक़या आपके जहन में हो तो वो भी हमारे नाज़रीन। जी, मेरी ज़िंदगी का एक पहला मुशायरा था जो कि इंटरनेशनल मुशायरा मैं पहली बार पढ़ रहा था। अच्छा। मुंबई में, और जिसमें बड़े नामवर शायर थे, नदीम शाद साहब और अज़म शाकरी साहब, इरफान जाफरी साहब जो कि कैसरुल जाफरी साहब के फर्जंद हैं। और तब मैं 2,500-3 हज़ार का मजमा था और पहली बार मैं इतने सारे सामने मैं रूबरू हुआ था। उस वक्त ऐसा हुआ था कि मुझे पहले ही पढ़ा दिया गया था वहाँ पे ताकि माहौल बन जाए ये हो, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पढ़ लिया तब असातिज़ा ने उठ के पीठ थपथपा। क्या बात है। वो एक यादगार वाक़या कि मैंने कुछ कर पाया हूँ। हाँ। वो एक यादगार वाक़या था मेरे। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे स्टेज पर पढ़ने का मौका मिला। मौजूदा दौर में जो शायरी के शोबे से मुंसलिक अफराद हैं, जो मशहूर शोरा हैं या जो नौ सीखिए हैं, जो इस शायरी के शोबे में पर तौल रहे हैं आने के लिए, तो आप क्या इनसे मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं हूँ कि मैं उनके बीच रह चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ। मैं नामवर शायरों के बीच भी रहा हूँ और जो नई नस्ल के शायर हैं जो सीख रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी रह चुका हूँ कि दोनों वक्त मैंने गुजारा है, इनके साथ भी और उनके साथ भी। तो एक चीज़ मैंने ये गौर की कि नौजवानों को रहनुमाई नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए थी। जिस हिसाब से जो असातिज़ा है, जो बड़े बड़े शायर हैं, जो नामवर है, उनकी जो रहनुमाई मिलनी चाहिए थी वो एक महदूद है, एक हद तक है। मतलब उनके जो करीबी होगा या फिर जो किसी वसाइल से उनके पास पहुंचा हो वहीं तक है उनके। और कुछ नस्लें ऐसी भटक गई है कि जिनको शायरी के लिए कुछ नहीं समझ पा रही है। उनके पास ना अरूज़ है ना कुछ है, जो उनको ये पता ही नहीं है कि शायरी में क्या क्या होना चाहिए। इस तरह के लोग, तो उनको एक रहनुमा की ज़रूरत है। तो आप इनको क्या मशवरा देंगे, जो वो उस्ताद शोरा हैं, इनको क्या करना चाहिए, और जो नई नस्ल के लोग हैं जो शायरी की सिंफ में आना चाह रहे हैं, तो इनको किस तरह से आना चाहिए? उस्ताद शोरा को तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे कि मैं मशवरा दे रहा हूँ उनको कि मेरा मशवरा ये एक तालिब इल्म की हैसियत से कि नौजवानों की जो ज़रूरत है आज के वक्त में, उर्दू अदब को आज की नई नस्ल बहुत ज़्यादा मुतासिर है इस तरफ, उर्दू अदब की तरफ आना चाह रही, तो आप एक मदद का हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर उनकी रहनुमाई करें। जो नई नस्ल जो इस शोबे में आना चाहती है, इस नई नस्ल में भी मैंने बहुत सारी चीज़ों पे गौर किया हूँ कि नई नस्लों में हर एक को ये चाहत है कि मैं इसके जैसा बन जाऊँ, उसके जैसा बन जाऊँ, लेकिन अल्लाह ने हर एक को शऊर और मेराज, जो फ़िक्र की मेराज होती है, सबकी अलग अलग है। इंसान को चाहिए कि उसके हिसाब से अपने आप को बनाने की कोशिश। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप आपके काम से मुतमईन हैं? जब आप काउंसलिंग के शोबे में होते हैं, यकीनन वो शोबा एक ऐसा शोबा है कि वहाँ पर अगर आप किसी की काउंसलिंग सही तौर से कर पा जाते हैं, तब जो खुशी आपको मिलती है, जी बिल्कुल, उसका तो इदराक मुझको भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शायरी में आप अपने काम से, अपने अशार से या अपने जो तख्लीकात हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? कुछ हद तक हूँ भी और कुछ हद तक नहीं भी, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत कुछ करना भी है। और काउंसलिंग के शोबे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब सेशन करके पेशेंट चला जाता है, 1-2 सेशन के बाद में हमको जब हम फीडबैक लेते हैं उससे, तब हमको ये लगता है कि हमने कुछ किया है उसके। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% आज तक रिज़ल्ट आया है हर चीज़ का। तो मतलब आप अपने काम से मुतमईन हैं? जी। आपके अज़ाइम क्या हैं? आपके मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं? आप मज़ीद क्या करना चाहते हैं? मैं तो अभी एक और ज़बान पे काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सीख कर उसमें भी थोड़ी सी गज़ल वगैरह पे कोशिश करूँ। और एक जो मैंने अपना इदारा बनाया था जिसके ज़ेरे साया मैंने एक मुशायरा भी करवाया था, मरकज़ अदब के नाम दिया था मैंने उसको, और उसी के ज़ेरे साया बहुत सारे प्रोग्राम करने की कोशिश में लगा हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द
वही काम जो पिछली बार हुआ था नौजवानों को और बुजुर्गों को साथ रखने का, इंशाल्लाह वो भी होगा। और नौजवानों तक मैं कोशिश करता हूँ, जिन तबके में मैं रह रहा हूँ उनको कोशिश करता हूँ कि उनकी इस्लाह करूँ और मैं भी सीखूँ और उनको भी सिखाऊँ। मज़ाहिर जाफरी साहब, आपने अभी तक की जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, यकीनन इसमें कई मोड़ आए होंगे जब आप कामयाबियाँ, नाकामियाँ, सारी चीज़ें आप देखते हुए, लेकिन आज आपने एक मकाम बनाया है, एक शख्सियत और एक मुनफरिद नाम आपका चलता है। आपके नाक़िदीन को आप क्या जवाब देंगे? तनकीद तो देखो हर किसी पे हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी भी तालिब इल्म हूँ और मैं तनकीद से सीखना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह! कि आप तनकीद करो, मैं संवरता जाऊँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को कोई आपकी जो मशहूर गज़लें हैं या जो कुछ अशार हैं जो वाकई में आपने उससे पेश करके जो है अपने असातिज़ा से भी जो है वो पजीराई हासिल की, वो हमारे नाजरीन के सामने पेश करें। जी मैं पेश करता हूँ। वो एक गज़ल हाल ही में हुई थी कुछ महीने पहले, कि इसका मतलब यूँ हुआ था कि पहले आँखों से हमको मात हुई, पहले आँखों से हमको मात हुई, फिर मोहब्बत की वारदात हुई। क्या बात है! पहले आँखों से हमको मात हुई, फिर मोहब्बत की वारदात हुई, और उनको देखा लिपट गए झट से, उनको देखा लिपट गए झट से, हमसे थोड़ी ना एहतियात हुई, हमसे थोड़ी ना एहतियात हुई। और रात के साथ चांद तारे हैं, रात के साथ चांद तारे हैं, सख्त गिरी तो दिन के साथ हुई। रात के साथ चांद तारे हैं, सख्त गिरी तो दिन के साथ हुई। और क्या कहेंगे पलट के रब से हम, क्या कहेंगे पलट के रब से हम, हरकतें कैसी वाहियात हुई, हरकतें कैसी वाहियात हुई। और मुझसे मंजिल पे कोई तो पूछे, मुझसे मंजिल पे कोई तो पूछे, रास्ते में क्या मुश्किलात हुई, रास्ते में क्या मुश्किलात हुई। और उसकी चाहत में जाफरी साहब, उसकी चाहत में जाफरी साहब, हम ही जीते हम ही को मात हुई। वाह वाह! हम ही जीते हम ही को मात हुई। अच्छा है। एक गज़ल और मैं पेश करता हूँ, उसके बाद ये एक तरही गज़ल है, दिल्ली शायरी क्लब की तरफ से एक मिसरा हुआ था, उसमें मैं भी मुझे भी शामिल किया गया था। कि मतलब यूँ हुआ था कि होके यूँ मुझसे तू बेजार कहाँ जाता है, होके यूँ मुझसे तू बेजार कहाँ जाता है, छोड़कर मुझको ए गमखार कहाँ जाता है। वाह! छोड़कर मुझको ए गमखार कहाँ जाता है। और हर दुआ वस्ल की मकबूल जहाँ होती थी, हर दुआ वस्ल की मकबूल जहाँ होती थी, हो गया बंद वो दरबार कहाँ जाता है, हो गया बंद वो दरबार कहाँ जाता है। और रोज़ तकता हूँ मैं सूरज को लबे साहिल से, रोज़ तकता हूँ मैं सूरज को लबे साहिल से, शाम होते ही वो उस पार कहाँ जाता है। क्या बात! शाम होते ही वो उस पार कहाँ जाता है। और ये शेर देखिए कि रोक ले पाओ मुझे मील के पत्थर ने कहा, रोक ले पाओ मुझे मील के पत्थर ने कहा, आगे है रास्ता पुरखार कहाँ जाता है। क्या बात! आगे है रास्ता पुरखार कहाँ जाता है। और तेरी ख्वाहिश थी कि मैं मद्दे मुकाबिल आऊँ, तेरी ख्वाहिश थी कि मैं मद्दे मुकाबिल आऊँ, अब चला तीर कमादार कहाँ जाता है, अब चला तीर कमादार कहाँ जाता है। मक्ता यूँ हुआ कि किसने आवाज़ लगाई है मज़ाहिर तुझको, किसने आवाज़ लगाई है मज़ाहिर तुझको, तेज़ है क्यों तेरी रफ्तार कहाँ जाता है। क्या बात है! वाह वाह! बहुत ही शानदार, शुक्रिया। आखिर में मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन जो कि जिसमें तलबा और तालबात भी हैं और आवामुन्नास भी हैं, तो इनको कोई पैगाम दे, कोई मैसेज दे। जैसा कि आप काउंसलर भी हैं, आप एहसास कमतरी के शिकार अफराद की काउंसलिंग भी करते हैं, तो इस तनाजुर में भी आप हमारे तलबा और तालबात जो कि किसी मार्क्स की वजह से या और भी बीमारी या किसी और हालात की वजह से, माशी तंगी की वजह से हालात का शिकार हो जाते हैं और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, तो ऐसे अफराद को भी कोई पैगाम दें, साथ ही आवामुन्नास को भी कोई पैगाम दें। जी मेरा एक्सपीरियंस 5-6 साल का है इस फील्ड में काउंसलिंग की, और जहाँ तक मेरी रसाई हुई है मैंने यही चीज़ देखी कि जितनी साइकोलॉजिकल बीमारियाँ हुई है वो एक थॉट प्रोसेस से होती है, इंसान किस तरह सोचता है उससे होती है। मेरा एक ही पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि अपने थॉट्स को अल्टर करना सीखे। अच्छा।
आप एक नज़रिए से अगर किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसके लिए तो और भी पहलू है, उसको देख के खुद को कन्वे करें कि ये ऐसे भी हो सकता है। क्या बात है, वाह। यहाँ आपको आप अपने आप खुद को चेंज करना समझ जाओगे। और जितना हो सकता है आप जो आपके दिल के करीब है, अगर कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी आपको डिप्रेशन की थॉट्स आ रहे हैं, तो अपने करीबी से शेयर करना सीखें। जिस पे आप भरोसा करते हैं उससे शेयर करना सीखें। इससे बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि सिर्फ अगर वो आपको सही रास्ता ना भी दिखाए, आपके शेयर करने से आपका बोझ कम हो जाता है। काबिल अमल बातें यहाँ पर पेश कर रहे थे मज़ाहिर जाफ़री साहब। अपनी काउंसलिंग के जो तजुर्बात हैं, जो मुशाहिदात हैं, उस पर से आपने जो एक ज़बरदस्त मैसेज यहाँ पर हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया। साथ ही साथ आपकी शायराना जो सिफत है वो भी ऊद कर आई हमारे नाज़रीन के दरमियान। आपने 2 गज़लें पेश की। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त जो है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए सर्व किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। जी जी सर, शुक्रिया आपका भी। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।